हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक लेक्चर में हम 2019 से 2025 तक के यानी 10 साल के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो कवर करेंगे। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक मैक्सिमम दो, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। छोटा सा एक्ट है, एक नज़र देख के आगे बढ़ जाओ। अगर क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो अगर आपको याद रह जाता है तो आप इजीली मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो या जीएस से रिलेटेड तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न विद मानसी हिस्ट्री। लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, एंड प्लीज डू हाइप द वीडियो। ओके, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, और हम आगे और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। देखो, यूनिट 6 जो है कमर्शियल लॉ आपके सिलेबस की, उसके अंडर ये टॉपिक आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यूनिट 6 कमर्शियल लॉ के अंडर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, जो शुरुआत के टर्म्स हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये पॉइंट है। पार्टनरशिप पढ़ना है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, पार्टनरशिप पढ़ना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है, एंड कंपनी लॉ। ठीक है, तो हम इन सबको इंडिविजुअली कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं, बाकी सब पे अलग अलग लेक्चर्स जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए। मोस्टली इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत इंडेक्स बेस्ड या बहुत डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड ही पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल वाला लोड नहीं है इसमें, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बेसिकली है किस बारे में? इट गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ मूवेबल गुड्स इन इंडिया। जो भी मूवेबल गुड्स हैं, इमूवेबल नहीं, उनके लिए अलग लॉज हैं। मूवेबल गुड्स जो भी हैं उनकी सेल को लेके जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उनको गवर्न करता है। इट रेगुलेट्स गुड्स कैसे बिकेंगे, ओनरशिप कैसे पास ऑन होगी, रिस्क कैसे पास ऑन होगा, और अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो राइट्स एंड रेमेडीज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, एक बार जाना, बेयर एक्ट देखना, इंडेक्स देखना, किस बारे में है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिलीवरी अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930? अब ये बहुत थ्योरी बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई एआईबी के लिए पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड, आपको बेयर एक्ट है, आप इमीडिएट इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली मार्क कर लोगे। नेट में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलर। Option B, doing anything which has effect of parting goods in possession of any person authorized by the buyer. Option C, doing anything which has the effect of putting goods in possession of the buyer. And option D, doing anything which the parties agree to be treated as delivery. अब आपको बेयर एक्ट अगर पता है, आपने थ्योरी पढ़ी है, तो आप मार्क कर लोगे। मान लो कुछ नहीं पढ़ के गए हो, ये क्वेश्चन सामने आता है, तुक्का मार के आगे मत बढ़ जाओ। एक बार ऑप्शन तरीके से पढ़ो। बहुत से क्वेश्चन ना कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने आपसे कोई सेक्शन आइडेंटिफाई करने को नहीं कहा है, यानी आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ से भी सुन के जा रहे हो, मार्क कर लोगे। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, इस ऑप्शन को पढ़ो। डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होगा ना चीजों का, और आपने बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये गलत है। यही ऑप्शन है, यही आंसर है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। क्यों? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो सेलर का है, उसके पोजीशन में गुड्स अगर जा रहे हैं तो वो डिलीवरी थोड़े हुई। किसी सामान की डिलीवरी कब हुई? जब सेलर से वो बायर के पास या बायर के रिप्रेजेंटेटिव के पास गई है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलर के पोजीशन में, तो वो तो बायर का अपॉइंटेड बंदा थोड़े है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। बाकियों को भी देखते हैं। डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पार्टिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बायर। सही बात है, जो खरीदने वाला है उसने किसी को अथॉरिटी दी है कि तुम इसको जरा सामान पकड़ा के दे देना, तो उसको आपने अगर डिलीवरी कर दी तो उसे डिलीवरी माना जाएगा। ऑप्शन सी, डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर। अब खरीदने वाले के ही पोजीशन में जा रही है तो भी डिलीवरी मानी जाएगी। ऑप्शन डी, डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री टू बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। दोनों पार्टीज आपस में सहमति से जो भी तय कर रहे हैं कि ये चीज हो जाती है तो हम मान लेंगे कि सामान डिलीवर हो गया। ठीक है, तो वो भी माना जाएगा। कॉमन सेंस से पढ़ोगे, कुछ नहीं भी आता होगा, सिर्फ डिलीवरी शब्द जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि सामान डिलीवर करवा दिया। आप ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो, डिलीवरी कब होती है? आपने किसी ई कॉमर्स साइट से 10 मिनट में कुछ सामान मंगवाया घर पे, सामान की डिलीवरी कब होगी? जब या तो वो आपको मिला हो, आप बायर हो, या आपके ऑथराइज पर्सन को, कि गेट आपके भाई ने खोला उसको दे दिया। तो एक ऑप्शन ये हुआ, ठीक है, बायर को मिला। एक ऑप्शन हुआ कि उसके ऑथराइज पर्सन को मिला। बी और सी इसलिए सही है, तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन डी,
जो भी पार्टीज एग्री कर लें कि मान लो मैं घर पे नहीं थी, मैंने ऑर्डर किया, तो मैंने सामने वाले से बात कर ली कि एक काम करो, मेरे घर के सामने एक दुकान है, उनके पास रख देना, हम मान लेंगे सामान की डिलीवरी हो गई। तो ये हमने आपस में एग्री कर लिया। आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। तो डिलीवरी तो तब भी हो गई, पर ये चीज थोड़ी हुई कि जो डिलीवरी बॉय था उसी के किसी दोस्त के पास सामान रखा है, सामान की डिलीवरी थोड़ी हुई है ना, क्योंकि उसी के पोजीशन में, इसलिए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है। सेक्शन 33 डिलीवरी की बात करता है, जहां क्लियरली लिखा है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री, जो मैं समझा चुकी हूँ, शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी or which has the effect of putting the goods in possession of the buyer, okay, or the person authorized to hold them on his behalf। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कई बार आपको ये नहीं भी पता होता है ना, तो भी आप मार्क कर लेते हो, बट अगली बार क्वेश्चन ये हो सकता है कौन सा सेक्शन डिलीवरी से रिलेटेड बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 33। आगे बढ़ते हैं। जून 2020 का क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स कैन बी मेड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है सेल्स ऑफ गुड्स का अंडर सेक्शन 5? ऑप्शन ए बाय राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड, राइटिंग में होना चाहिए और हर हाल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑप्शन बी बाय वर्ड ऑफ माउथ, जुबानी भी हो सकता है। ऑप्शन सी बाय पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली वर्ड ऑफ माउथ। ऑप्शन डी बाय राइटिंग और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ऑप्शन है हमारे ए एंड सी ओनली, ए एंड डी, ए एंड बी या बी एंड डी। इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम बी एंड डी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो एलिमिनेट नहीं किया गया है, तो क्योंकि ए गलत है ना और सारे ऑप्शंस में ए है सिवाय इसके, इसलिए आपको यही मार्क करोगे अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आती है। बट मेरे हिसाब से आंसर बी सी एंड डी होना चाहिए। देखो सेक्शन 5 का बेयर एक्ट यहाँ पे अटैच्ड है। सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। Subject to the provisions of any law for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth। तो by word of mouth तो हर हाल में सही है, तो बी सही है। ठीक है। बाय राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड कहीं नहीं लिखा है, राइटिंग सही है बट रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, तो ए गलत हो जाता है। जैसे ही ए गलत हुआ सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन डी बी एंड डी ओनली आंसर हो जाता है। बट अब थोड़ा लॉजिक देखते हैं। मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, तो ऑप्शन बी सही हो गया। और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, ये ऑप्शन सी सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी यही दिया है। ठीक है। ऑप्शन डी हमें दिया है बाय राइटिंग और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, ये तो दोनों कंडीशंस को कवर कर रहा है ऑप्शन डी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो बी एंड डी खुद में गलत नहीं है, जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से ठीक है, बट मान लो एक ऑप्शन बी सी एंड डी दिया होता तो आप उसे चूज करते, क्योंकि सी भी सही है। उन्होंने आपसे पूछा ही इस तरह, सी को यहाँ पे भी कवर कर दिया है, क्योंकि तो ये गलत नहीं है, आंसर सही है, क्वेश्चन एलिमिनेट होने की जरूरत नहीं थी। बट आई एम टेलिंग यू फॉर फ्यूचर कि मान लो एक ऑप्शन ई दिया होता जहां पे बी सी एंड डी लिखा होता तो आप उसे मार्क करते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 21 का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस। ऑप्शन ए व्हेन गुड्स आर असर्टेन्ड, ऑप्शन बी व्हेन द पार्टीज इंटेंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू पास, ऑप्शन सी एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज साइंड, ऑप्शन डी आफ्टर द पेमेंट ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड बाय द सेलर। करेक्ट आंसर ए है व्हेन गुड्स आर असर्टेन्ड। सेक्शन 18 क्लियरली बात करता है गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। Where there is a contract for sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until goods are ascertained। जब तक goods ascertain नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ भी सेल या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। मार्च 23 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक एंड सप्लाई फोटोग्राफ्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। किस केस में कहा गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे फोटोग्राफ की सेल और सप्लाई की बात हो रही है, टू टेक एंड सप्लाई फोटोग्राफ्स के, आपने जैसे पैपराजी टाइप भी होता है कि फोटो खींची बेच सकते हो एक्सेट्रा, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। ऑप्शन है ए लव वर्सेस नॉर्मन राइट 1944, ऑप्शन बी न्यूमैन वर्सेस लिपमैन 1951, ऑप्शन सी ली वर्सेस ग्रिफिन 1861, या फिर डी रॉबिन्सन वर्सेस ग्रेव्स 1935। अब ये केस आप याद रखना इस क्वेश्चन को देखने के बाद, न्यूमैन वर्सेस लिपमैन 1951 का केस है, इसमें फोटोग्राफ से रिलेटेड ये बात की गई थी। रॉबिन्सन वर्सेस ग्रेव्स 1935 में पोर्ट्रेट पेंटिंग वर्क एंड लेबर से रिलेटेड बात की थी, सेल से नहीं। मोस्टली इन दो ऑप्शंस को बहुत सारे एग्जाम्स में कंफ्यूज किया जाता है, तो ये दोनों को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 23 का क्वेश्चन है, इन दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉल्ट का क्या मतलब है। अब ये बहुत सिंपल बेयर एक्ट बेस्ड है, आपने एक बार थ्योरी अगर पढ़ी है, एक बार बेयर एक्ट पे नजर मारी है, तो आपको ये प्रोबेबली याद रहेगा, क्योंकि वो आपसे सेक्शन आइडेंटिफाई करने को नहीं कह रहे हैं, वो याद रखने की चीज थी। ऑप्शन ए रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ऑप्शन बी रॉन्गफुल एक्ट, ऑप्शन सी रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट,
या फिर डी नेग्लिजेंट एंड रॉन्गफुल एक्ट। इसका करेक्ट आंसर इज सी रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में डेफिनेशंस जो दी हैं उसमें फॉल्ट को यही डिफाइन किया गया है कि रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन ये हो सकता है फॉल्ट कहाँ डिफाइंड है, तो यही याद रख के जाना सेक्शन 2 सब क्लॉज 5। दैट इज हाउ यू यूज पीवाईक्यूज राइट बिफोर योर एग्जाम। अगर आपने कुछ और पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हो, गुड। मान लो पढ़ी पहली बार रहे हो, सो दिस इज हाउ यू यूज इट कि कम से कम जो पीवाईक्यूज में है उससे रिलेटेड मैसअप मत करो। अब आपको फॉल्ट क्या होता है, क्या मतलब है, कहाँ दिया है, सब पता होना चाहिए, ठीक है, कि उससे रिलेटेड घुमा के कुछ भी पूछा जाए आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मार्च 23 में पूछा है। दो लिस्ट दी है, सिंपल वही 4 सेक्शंस दिए हैं, उनको मैच करना है और कैटेगरीज दी हुई हैं। इसका करेक्ट आंसर डी था। सेक्शन 20 बात करता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट के बारे में। 28 बात करता है सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। 59 बात करता है रेमेडी बाय फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी एंड 64 बात करता है ऑक्शन सेल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे ये 2024 के दिसंबर में एंड जून 2025 के क्वेश्चन हैं, एक दो जो बचे हैं। What includes deliverable state as per the definition of section 2 subclause 3 of Sales of Goods Act? आपकी सेक्शन दिया है, बताया है डिलीवरेबल स्टेट वहां मेंशन्ड है और पूछे हैं कि उसके अंदर क्या मीनिंग है। अगली बार हो सकता है आपको ये मीनिंग दे दी जाए और पूछा जाए कि किस सेक्शन में बात की गई है या इस मीनिंग के को क्या कहा जाता है, डिलीवरेबल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। 1 स्टेट ऑफ गुड्स इन विच बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी। ऑप्शन 2 आइडेंटिफाइड गुड्स। ऑप्शन 3 असर्टेन गुड्स। ऑप्शन 4 गुड्स आउट फॉर डिलीवरी। मान लो बेयर एक्ट नहीं भी पढ़ा हो, थोड़ा कॉमन सेंस में सोचो। डिलीवरेबल स्टेट, सामान डिलीवरी की स्टेट में है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है। मान लो मैं गेस मार रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आइडेंटिफाइड, असर्टेन, गुड्स आउट फॉर डिलीवरी। गुड्स आउट फॉर डिलीवरी का तो कोई मतलब ही नहीं लग रहा है। डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है। आपने अगर एक दूध का पैकेट ऑर्डर किया है, उसकी डिलीवरेबल स्टेट क्या होगी। वो फटा नहीं होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि मैं एज अ खरीदार, एज अ बायर उसे रिसीव कर लूं, है ना, कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ो, स्टेट ऑफ गुड्स इन विच बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी। अगर वो पैकेट डैमेज नहीं है, एक्सपायर्ड नहीं है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम बाउंड टू टेक द डिलीवरी। मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है उसे वापस करने का, है ना। तो डिलीवरेबल स्टेट इसी को बोलते हैं, स्टेट ऑफ गुड्स इन विच बायर इज बाउंड टू टेक डिलीवरी। सेक्शन 2 डेफिनेशंस में बायर देखो सब क्लॉज 1 में डिफाइंड है, अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाइज गुड्स। सब क्लॉज 2 में डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड 3 में बताया है गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। मैं ये ई कॉमर्स का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है, बट ये बड़े केसेस पे अप्लाई होता है ज्यादा, ठीक है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन बायर एंड सेलर इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब प्रोविजंस दिए हैं 4, इन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। अब वही आपको ये बातें तो पता है, क्रोनोलॉजी तभी पता होगी जब सेक्शन से याद होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए प्रॉपर्टी इन गुड्स passes when they are ascertained. ऑप्शन बी property in goods passes when the buyer and seller intended to pass. ऑप्शन सी in case of specified goods in deliverable state, property in goods passes when contract is made. ऑप्शन डी रिस्क प्राइमा फेसी passes with property। और 4 क्रोनोलॉजी दी है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका काम क्या है, सिर्फ इनकी क्रोनोलॉजी नहीं, आपको क्रोनोलॉजी तो ऑफकोर्स पता होनी चाहिए, इनके आजू बाजू के सेक्शंस की भी पता होनी चाहिए। कम से कम इन चारों सेक्शंस को जाइए, बैराक खोलिए, पढ़िए ये किस बारे में बात करते हैं। अगली बार हो सकता है सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि ये बात किस सेक्शन में की गई है, तो आपको पता होना चाहिए। या इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें या सेक्शन नंबर दे के पूछ लें कि ये सेक्शन किस बारे में बात करता है। तो एटलीस्ट जो ऑप्शंस में कवर हो चुका है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आंसर इज 1 ABCD। Chapter 3 Effects of Contract Transfer of Property as between seller and buyer. Section 18 Goods ascertained होने चाहिए। Section 19 Property passes जब intention होता है पास करने का। 20 Specific goods in a deliverable state. 21 Specific goods to be put into deliverable state. 22 Specific goods in deliverable state when the seller has to do anything therein in order to ascertain price। और भी सेक्शंस दिए हुए हैं। 26 रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, मैंने अटैच कर दिया, ढंग से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, implied conditions as to quality or fitness of goods is given under which section। देखो सेम बात जो मैं पीछे समझा रही थी, कहीं पे होगा कि तुम्हें कंडीशन दे देंगे, सेक्शन पूछ लेंगे। अगली बार हो सकता है सेक्शन दे देंगे, पूछ लेंगे सेक्शन में बात क्या हो रही थी। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन 14, 15, 16, 17 आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर है 16। सेक्शन 16 बात करता है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इसको खोल के जाके पढ़ना थ्योरी में क्या लिखा है, ठीक है। और मीनवाइल जो बाकी ऑप्शंस थे, 14 बात करता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, 15 बात करता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड 17 बात बात करता है सेल बाय सैंपल। सो वी आर डन विद क्वेश्चंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो पिछले 10 पेपर्स में आए थे। इससे एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, बट एक दो क्वेश्चन भी मैटर कर जाते हैं आपके लिए जब आपका एग्जाम फंसता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, एक्सेसिव टाइम मत दो, बेस्ड ऑन कि आपके पास एक डेढ़ हफ्ता ही बचा है मुश्किल से। उतना ही टाइम दीजिए जितना ये टॉपिक अभी डिजर्व कर रहा है, ओके। एक्सेस मत दो। पीवाईक्यूज अच्छे से करो, पीवाईक्यूज में जो सेक्शंस कवर्ड है उन्हें ढंग से कर लो, दैट्स इट। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हाँ, प्रॉपर बेरैक को पढ़िए, प्रॉपर उसकी समरी देखिए, डिटेल्स देखिए और एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए अपने लिए। आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, किस सेक्शन में किस बारे में बात हो रही है, उसका कंटेंट क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी पीवाईक्यूज की, ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको। डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। मेरे दूसरे चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कमेंट करके कुछ डाउट पूछना हो, फील फ्री टू आस्क। टेलीग्राम पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।